सादा नमस्कार साथियों। बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि आज हमारे श्री दर्शन ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात होने जा रही है जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परम आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर NL शर्मा सर की, जो कि आज अतिथि व्याख्यान के द्वारा हम सबको आशीर्वाद देंगे और अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। वाणिज्य के भीषण पितामह कहे जाते हैं। हर दिल अजीज, मृदुभाषी, सरल, हजारों विद्यार्थियों के जीवन आदर्श, शब्दों के जादूगर कहे जाने वाले परम पूज्य डॉक्टर NL शर्मा सर आज हमारे साथ हैं और इनका थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूँगा। डॉक्टर NL शर्मा सर MA, MCom, LLB और PhD जैसी उपाधियाँ धारक हैं। आपने अनेक पदों को सुशोभित किया है। आप सेवानिवृत्त उपाचार्य, विभागाध्यक्ष, कार्यवाहक प्राचार्य, बरेली कॉलेज बरेली, एक्स डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एक्स मेंबर एकेडमिक काउंसिल MGP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, उप महानिदेशक खंडेलवाल कॉलेज बरेली, महानिदेशक प्रेम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट बरेली, महानिदेशक गंगाशील महाविद्यालय बरेली जैसी बहुत ही अग्रणीय संस्थाओं में अच्छे अच्छे पदों पर आपने काम किया है और पदों को सुशोभित किया है। सैकड़ों PhD शोधार्थियों के आप मार्गदर्शक रह चुके हैं और आपके पढ़ाए हुए जो विद्यार्थी हैं आज विभिन्न पदों पर आसीन हैं। इनमें कई IAS ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्मी ऑफिसर, बैंक ऑफिसर, IPS ऑफिसर जैसे पदों को सुशोभित कर रहे हैं, उन पदों पर आसीन हैं। आप अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं के संरक्षक एवं अध्यक्ष भी हैं और इनके बारे में तो बस यही मन में भाव उठते हैं कि अमिट अमित ज्ञान के स्रोत, अमित ज्ञान के स्रोत, प्रेम प्रसन्नता प्रेरणा से ओतप्रोत। अमित ज्ञान के स्रोत, प्रेम प्रसन्नता प्रेरणा से ओतप्रोत, मानवीयकरण है समस्त गुणों आदर्शों का, मानवीयकरण है समस्त गुणों आदर्शों का, देते हैं संतोष सार सब हर्षों का। व्यक्तित्व ही आपका एक पावन ग्रंथ है, व्यक्तित्व ही आपका एक पावन ग्रंथ है, आदर्श गुरु बनने की प्रेरणा अनंत है। तो अब शुरू करते हैं आपका ओजपूर्ण ओजस्वी लेक्चर। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर मैं सभी शिक्षकों की ओर से आपके चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं। और सर हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल जो शिक्षकों की पोजीशन है या इज्जत है या मान है जो पहले था उसके जैसा अब नहीं दिखता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? धन्यवाद अमित जी, आपने एक बहुत मौजूद प्रश्न और मुद्दा जो आपने उठाया। भारतवर्ष में अनादिकाल से शिक्षक को गुरु के रूप में संज्ञा दी गई और गुरु दो अक्षर का एक शब्द है और वो दोनों अक्षर गुरु की संपूर्ण परिभाषा भी हैं। जो पहला अक्षर है उसका मतलब है गुण और दूसरा जो अक्षर है उसका मतलब है रूप। गुरु वो है जिसके पास गुरु के गुण हों और उसका जो स्वरूप है वो गुरु जैसा हो। तो गुरु के जो गुण हैं उन्हीं में गुरुत्व है और उन्हीं में गुरुत्वाकर्षण है। और गुरु का जो रूप है जिससे वो शिक्षक के रूप में अपने गुरु के रूप में दिखाई देता है, उससे उसका जो बाह्य परिदृश्य है वो बनता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अब शिक्षा एक मिशन न होकर के एक प्रोफेशन हो गई और इसलिए शिक्षक एक मिशनरी भावना से जो काम करता था उसके स्थान पर अब उसमें एक प्रोफेशनल अप्रोच आ गई और प्रोफेशनल अप्रोच आ जाने से
उस शिक्षक के अंदर निश्चित रूप से जो काम की बात है, दाम की बात है ना, अपने उत्तरदायित्व की बात है, अपने अधिकारों की बात है, ये सारे प्रश्न उसके मन में उदित होने लगे। और उसने सोचा मुझे जितना मिलता है उससे ज़्यादा मैं क्यों दूं, और जो मिलता है उसका पारिश्रमिक उसके मस्तिष्क में धन के आधार पर लगा। जबकि असली बात यह है कि शिक्षक जो है, शिक्षक का एक जो अर्थ है वो अध्यापक भी है। और मैं कहा करता हूँ अध्यापक की वर्तनी में जो धा है वो आधा है। और इसका मेरा अपना जो निर्वचन है वो ये है कि अध्यापक के जीवन में धन का प्राचुर्य नहीं होता, धन का बस आधा आधा अधूरा अपना काम चलाने लायक। ये तो नहीं कि शिक्षक को कोई बहुत ज़्यादा कमी भी रहे, लेकिन ये जरूर है कि उसके पास धन का प्राचुर्य नहीं होता। इसलिए उसकी पूर्ति करने के लिए जो हमारे शिक्षक हैं वो दूसरे साधनों में लग जाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वो अपने शैक्षिक दायित्व से अलग हटकर कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जहाँ से उनको धन की प्राप्ति होती रहे। ये एक मूल कारण है कि शिक्षक जहाँ अपने ज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर आदरणीय होता था, वहाँ अब शिक्षक के मन में ये आ गया कि शायद उसका रहन सहन, पहनावा, उसका वाहन और उसका बैंक बैलेंस, ये शायद समाज में प्रतिष्ठा का मानक होगा। और इसलिए जो मैंने बरेली कॉलेज में 1968 में ज्वाइन किया था, और बड़े मामूली सा वेतनमान उन दिनों महाविद्यालय में होता था, 300-600 का, 300 रुपये का वेतनमान था हम लोगों का जो हम प्रारंभ किया। और उसमें बड़े आनंद से, आप लोग जो हमारे विद्यार्थी रहे हैं उन सबको ध्यान है, तो उस समय कितने एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करते थे लोग, है ना, छुट्टियों के दिन में भी फील्ड में बैठे हुए, जब तक क्लासरूम बंद है फील्ड में बैठे हुए उनको बच्चों को बुला के उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो ये जो एक डिवोशन था टीचर का, जिसमें कि उसके अंदर ये भाव होता था कि जितना मेरे पास है वो मैं अपने शिष्य में उड़ेल दूँ। मैं कहता हूँ शिक्षक 3 अक्षर का एक शब्द है, और वो भी शिक्षक की संपूर्ण परिभाषा है। पहला अक्षर जो है उसका मतलब है, शी का मतलब वो शिष्य वत्सल होता है, वो अपने शिष्य को बहुत प्यार करता है। उसका मन करता है कि मैं अपने शिष्य को अपने से भी कहीं ज़्यादा संपन्न और समृद्ध बना दूं ज्ञान की दृष्टि से। और किसी भी शिक्षक को अगर ये पता लगता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी कहीं ज़्यादा मान का अधिकारी है अपने ज्ञान के आधार पर, तो शिक्षक गदगद हो उठता है। उसे लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। शिक्षक का दूसरा जो अक्षर है वो क्षमा, और उसका अर्थ है कि शिक्षक जो है क्षमतावान होता है और क्षमाशील भी होता है। क्षमाशील इस अर्थ में कि वो अपने शिष्यों को निरंतर क्षमा करता रहता है। अगर कहीं किसी ने कोई ऐसा अप्रिय काम भी कर दिया है तो शिक्षक उसे मन में नहीं उतार के रखता। और इसलिए शिक्षक, और फिर दूसरी बात ये क्षमतावान होता है। वो क्षमतावान होता है इसीलिए वो अपने शिष्य की सारी क्षमताओं का परिमार्जन करता है, और एक जिसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, एक रूपांतरण होता है उसके शिष्य में उस शिक्षक के माध्यम से। तीसरा अक्षर का है, का मतलब है एक तो वो कर्मठ होता है, और दूसरे उसमें कलाकार की आत्मा होती है। कलाकार वो है जो कल को आकार देता है, आने वाला भविष्य। कितना बढ़िया। तो शिक्षक जो है वो भविष्य का निर्माता इसीलिए कहलाता है कि शिक्षक जो है वो अपने विद्यार्थियों के माध्यम से एक नए समाज की कल्पना कर रहा होता है, इसीलिए उसे राष्ट्र निर्माता, समाज निर्माता कहा जाता है। तो ये हम जानते हैं कि देश के अच्छे नागरिक, अच्छे व्यक्ति ना तो कहीं खेतों में पैदा होते हैं, ना कहीं पेड़ों पे उगते हैं, ना कहीं कारखानों में बनाए जाते हैं। वो शिक्षकों द्वारा शिक्षण संस्थानों में बेसिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा तक अपने प्राध्यापकों, अपने अध्यापकों, अपने गुरुओं के माध्यम से ही अब परिमार्जित होते हुए वो तैयार होते हैं। तो शिक्षक ने कहीं, मुझे लगता है कि अपनी इस भूमिका में कटौती अपने आप कर दी है, और जिसका परिणाम है कि शिक्षक अब जो है वो वेतनभोगी कर्मचारी की तरह अपने आप को समाज के सामने पेश करने लगा है, जिसकी वजह से, और ये ध्यान रखिएगा, वेतनभोगी की कभी इज्जत नहीं होती। वेतनभोगी को वेतन का भुगतान कर दिया जाता है और इतिश्री हो जाती है संबंधों की।
जबकि गुरु और शिष्य के संबंध में कहीं इस तरह की कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि भुगतान और पेमेंट और ये सब बातें होती ही नहीं थी। इसीलिए शिक्षक के प्रति अपने शिष्य में अगाध श्रद्धा होती थी। शिक्षक ईमानदारी से अपने पास जो उसके पास ज्ञान कोश है वो अपने विद्यार्थी को पूरी तरह से समर्पित करता था। और वो जो गुरु हैं, हमारे यहाँ तो वैसे भी गुरुकुल परंपरा है जिसमें ये कहा जाता था कि गुरुकुल में गुरु के पास बैठकर शिक्षक जो है वो ये शिष्य जो है वो ज्ञान प्राप्त करता है। दुर्भाग्य ये हुआ कि हमारी शिक्षा प्रणाली जो अंग्रेज़ों से हमने उधार ली, उसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच, गुरु और शिष्य के बीच दूरी निरंतर बढ़ती गई और यहाँ तक स्थिति आ गई कि अब दूरस्थ शिक्षा प्रणाली चल पड़ी, जिसमें गुरु शिष्य का दूर तक कहीं कोई संबंध नहीं रहता। तो ज्ञान तो मिल रहा है, उसे सूचना। और दूसरी बात यह है कि हमसे यह गलती हुई, वो ये कि हमने इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझ लिया और नॉलेज को हमने विजडम समझ लिया, जबकि ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो शिक्षक इन्फॉर्मेशन नहीं देता, शिक्षक नॉलेज देता है। जो नॉलेज है वो विद्यार्थी में विजडम के रूप में परिवर्तित होती है लर्निंग के माध्यम से। शिक्षा में एक बहुत बड़ा दोष यह हुआ कि शिक्षा में लर्निंग की प्रोसेस जो है वो समाप्त हो गई, क्योंकि हम कहते हैं ना, शिक्षा के 3 चरण हम लोगों ने देखे हैं। एक, जो पढ़ने वाला बच्चा आता था हम उसे विद्यार्थी कहते थे। विद्यार्थी वो है जो विद्या प्राप्त करने के लिए शिक्षक के पास अथवा गुरु के पास आता है, विद्या प्राप्त की जाती है और इसलिए विद्यार्थी की पात्रता के आधार पर उसके पास पहुंचती है। फिर विद्या से थोड़ा नीचे उतर के एक शब्द आया शिक्षा। शिक्षा प्रदान की जाती है, विद्या प्राप्त की जाती है। इसलिए विद्यार्थी जितना प्राप्त करना चाहता है, जितना बड़ा उसका पात्र होता है, उतनी बड़ी वो विद्या प्राप्त कर लेता है। शिक्षार्थी को शिक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए शिक्षक द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती है, अब वो विद्यार्थी के लिए कितनी गुणग्राह्य है, कितना उसको आवश्यक है, इसका सही निर्णय नहीं हो पाता। बस वो फिर तीसरी स्थिति और भयंकर आई, जिसमें वो विद्यार्थी अब शिक्षार्थी भी नहीं रहा, अब वो परीक्षार्थी हो गया। परीक्षार्थी केवल परीक्षा पास करना चाहता है, वो प्रवेश लेता है और सीधे प्रवेश के बाद में वो परीक्षा देना चाहता है और सीधे उसको वहाँ से जो प्रमाण पत्र मिले। तो इसीलिए बहुत से संस्थान इस तरह के खुल गए हैं जिनमें केवल दाखिले होते हैं और इम्तहान होता है, बीच में पठन पाठन की प्रक्रिया बिल्कुल होती ही नहीं। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जो निजी क्षेत्र के बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं वो इस बात की ज़्यादा फीस वसूल करते हैं कि तुम आओगे नहीं। नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट से वो ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। क्योंकि वो जो आज की स्थिति में, पहले सेवा भावना से जो विद्यालय खोले जाते थे उनके स्थान पर अब केवल जो है वो सेवा भावना से नहीं, एक और दुकान खोलने की भावना से लोगों ने विद्यालय बनाना शुरू कर दिया। तो सर, ये जो शिक्षकों के सामने स्थिति आई है और उनकी गरिमा थोड़ी सी कम होती प्रतीत हो रही है, इसमें क्या शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की भी भूमिका है? बहुत सही प्रश्न आपने अमित जी उठाया। निश्चित रूप से जो शिक्षण संस्थान है वही तो शिक्षक तैयार किए जाते हैं जी। और सबसे बड़ी विचित्र, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यही है कि जो शिक्षण संस्थान हैं वहाँ शिक्षक नहीं, वहाँ केवल काम करने वाले लोग तैयार किए जाते हैं। अगर वहाँ वाकई शिक्षकों का निर्माण हो तो वहाँ से निर्मित होने वाले शिक्षक उसी शिक्षा का प्रसार करने के लिए अपने विद्यालयों में जहाँ भी वो शिक्षक के रूप में काम करने जाए वह पहुँचें। हम लोगों के ज़माने में बहुत कम योग्यता वाले लोग बेसिक शिक्षा में हुआ करते थे, वो इंटर पास होते थे और एक ट्रेनिंग GTC की हुआ करती थी उन दिनों। पहले तो सर 8वीं पास भी लोग शिक्षा दिया। हाँ। लेकिन ये कि दर्जा 1, 2, 3 के पढ़ने वाले के लिए तो 8वां वाला बहुत ज्ञान का सागर है, तो वो अपनी बड़ी श्रद्धा से पढ़ाता था। आज दुर्भाग्य है कि PhD और दूसरी डिग्रियाँ
LLB किए हुए हैं, LT किए उसने चाहिए, BTech किए हुए हैं, MTech किए हुए हैं। इस तरह की बहुत अच्छी योग्यता वाले लोग शिक्षक बन गए हैं। अब वहाँ उनको ना तो जॉब सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि वो उनकी सारी योग्यता का वहाँ पे कोई उपयोग नहीं लगता उन्हें। तो वो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, मिसमैच है। यानी हमारे विद्यार्थी में और हमारे शिक्षक के बीच में मिसमैच है। ये मिसमैच शिक्षक और विद्यार्थी का यहाँ तक बढ़ गया है कि विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता, और बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहता। तो एक बड़ी कड़वा सत्य है ये कि इस समय किसी तरह से भी परीक्षा में पास हो जाए, इतने लायक बच्चा अपना पढ़ता है। और अध्यापक की भी सारी जो है वो गुणवत्ता का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि उनके बच्चों का परीक्षा परिणाम कैसा रहा। तो जब परीक्षा केंद्रित शिक्षा हो जाएगी तो विद्या तो उसमें लोप हो ही जाएगी। और इसीलिए जो आपका संबंध है गुरु और शिष्य का, उसमें इसीलिए गिरावट आ गई कि उसे विद्या नहीं चाहिए, उसे शिक्षा नहीं चाहिए, उसे परीक्षा का एक प्रमाण पत्र चाहिए। उसमें जो उसकी मदद कर दे उसके प्रति वो थोड़ा सा एहसानमंद रह सकता है, लेकिन उसके प्रति कहीं किसी श्रद्धा का लेश मात्र भी उसमें जो उपस्थिति नहीं होती। हाँ सर, मुझे भी याद आ रहा है कि जैसे अभी आपने कहा कि शिक्षक जो है वो पढ़ाना नहीं चाहते और शिक्षार्थी पढ़ना नहीं चाहते, तो ऐसे मैंने भी सुना था। लेकिन आप जैसे जो पर्सनालिटी हैं, मुझे अच्छे से याद है कि जब ये कहा जाता था कि बच्चे कॉलेज जाना नहीं चाहते और शिक्षक स्कूल में वहाँ कॉलेज में पढ़ाना नहीं चाहते, तो आप जैसे टीचरों ने आपने मुझे अकेले को भी पढ़ाया हुआ है, हम 2 बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है, और फिर धीरे धीरे करते हुए वहाँ पे और बच्चों ने आना भी शुरू कर दिया और पूरी क्लास सुचारू रूप से चलने भी लगी। हाँ, ये बड़ी आपने सही बात कही। दरअसल होता यह है ना कि हम तटस्थ होने लगते हैं अगर हम डिवोटेड हों। अब संख्या चूँकि ऐसे डिवोटेड टीचर्स की कम होती जा रही है, इसलिए थोड़ा सा दुर्भाग्य। वरना पहले सारे ही शिक्षक इसी तरह के होते थे कि 1-2 विद्यार्थी भी अगर है तो उसका वो क्लास लिया करते थे, ताकि उनको ये लगता था कि आज ये बच्चा आया है क्लास में, इसे आज पढ़ाया जाना चाहिए, वरना तो ये कल को नहीं आएगा। और दूसरे लोगों को जाके ये बताएगा कि सब क्लास लग रहे हैं, तो अगले दिन बच्चे और भी आएंगे। तो ये आप बिल्कुल सही है कि शिक्षा, देखिए शिक्षण भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। तो और जो शिक्षक संस्थान है वहाँ वो कला ही तो सिखाई जाती है। वो उस कला का प्रयोग करते हुए हम उन बच्चों को भी जिनके मन में बिल्कुल जानने की कहीं कोई भावना नहीं है, अगर हम जिज्ञासा पैदा कर सकें। शिक्षक होना आसान बात नहीं। लोग ये समझते हैं कि ये धंधा बड़े आराम का है, धंधा आराम का नहीं। शिक्षक होना बहुत कठिन बात है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार करना कि वो जाने, है ना। मैं स्वयं को जानने के लिए अपने पास जानने के उपकरण ढूंढूं, ये तो बहुत आसान बात है। लेकिन दूसरे को इस बात के लिए तैयार करना कि तुम जानो, और उसके ज्ञान की जिज्ञासा को शांत करके उसको उस स्थिति तक पहुंचाना कि वो जान जाए, ये एक बड़ी कठिन प्रक्रिया है। और ऐसे शिक्षक जो इस तरह का काम कर लेते हैं, वो आज भी, ऐसा नहीं है कि शिक्षा में बिल्कुल शिक्षकों का लोप हो गया है, विद्यार्थियों का लोप हो गया है। आज भी ऐसे समर्थ शिक्षक हैं जो अपने विद्यार्थियों के प्रति पूरी जागरूकता के साथ और पूरी सद्भावना के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, और उन्हें लगता है कि जो वेतन सरकार हमें दे रही है उसका औचित्य सिद्ध करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना जो है वो उत्तरदायित्व पूरा करें। तो ऐसे निष्ठावान शिक्षक जो हैं वो समाज में कम हैं। मैं समझता हूँ उनकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा है। समाज मूल्यांकन करता है, ऐसा नहीं है कि समाज में सभी शिक्षकों की जो है वो स्थिति खराब हो गई है। समाज में बहुसंख्यक लोग चूँकि खराब हो जाते हैं ना, तब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अबा का अबा खराब है, सब चीज़ें बिगड़ गई हैं, मगर ऐसा नहीं है। मैं आशावान हूँ और मुझे लगता है कि ऐसे शिक्षक जिनमें शिक्षा के प्रति जिसे कहते हैं दीवानगी है, वो पढ़ाने के लिए आतुर हैं। और आपको घर आने के बाद में कल की मुझे क्या पढ़ाना है, क्या तैयारी करनी है, ये बेचैनी जिन शिक्षकों में होती है वो सम्मान के योग्य हैं और वो आज भी पूजे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों का पूरी तरह से जो है अवमूल्यन हो गया है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अपना स्थान बनाने के लिए शिक्षक को बहुत बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो ये शिक्षा अपने आप में एक बहुत कठिन का, जिनको शिक्षक बनाया गया है उनके ऊपर समाज निर्माण का बहुत बड़ा दायित्व है। समाज वैसा बनेगा जैसा शिक्षक चाहेंगे। ये कहा जाता है कि किसी भी देश के समाज की स्थिति उस देश के शिक्षकों
के माध्यम से ही निर्धारित होती है। यही कारण है कि विदेश के काफ़ी इस तरह के उदाहरण मिलते हैं जहाँ शिक्षकों को दूसरे प्रोफेशन से बहुत ऊपर रखा गया है। आपने भी शायद देखा होगा कि जर्मनी में कुछ वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने ये कहा कि साहब ये शिक्षकों को इतना ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है, हमें इनके बराबर वेतन देना चाहिए। तो चांसलर जो वहाँ थी उन्होंने ये कहा कि अरे तुम उनकी बराबरी करना चाह रहे हो जिन्होंने तुम्हें बनाया है, दे आर योर मेकर। हाँ, तो ये कैसे हो सकता है कि तुमको शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाए। तो ये शिक्षक का सम्मान जो है ये केवल इसीलिए है कि शिक्षक वाकई राष्ट्र निर्माता का दायित्व अपना पूरा करता है। हम अपना कर्तव्य पूरा करें, अधिकार हमें निश्चित रूप से उपलब्ध होंगे और समाज में प्रतिष्ठा। देखिए ना, ये कहा गया है कि आपका अस्तित्व केवल आपके होने से प्रमाणित नहीं होता, आपका अस्तित्व आपके केवल होने मात्र से प्रमाणित नहीं होता, वो प्रमाणित होता है आपकी सोच, समाज के प्रति आपका देह, समाज के प्रति आपका अवदान और समाज के मूल्यों के प्रति आपकी चिंता। तो जिन शिक्षकों में ये सब कुछ है वे आदरणीय हैं और निश्चित रूप से समाज उनको अपनी आँखों पर बिठालता है, अपने सर पर बिठालता है, क्योंकि शिक्षक के अलावा दूसरा कोई और रास्ता राष्ट्र निर्माण का कहीं है उपलब्ध ही नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ना तो हम अच्छे नागरिक कारखाने में बना सकते हैं, ना हम उन्हें खेत में पैदा कर सकते हैं, ना वो कहीं पेड़ों पे लगते हैं। उनका निर्माण अंततः शिक्षकों को ही करना है। तो भगवान से प्रार्थना कि शिक्षक अपने दायित्व बोध से अवगत हों और समाज में अपनी उस खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करें। भारत विश्व गुरु बन सकता है तब जब हमारे देश का प्रत्येक शिक्षक गुरु बन जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही। अच्छा, लास्ट में एक मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं आजकल के शिक्षकों को? मैं शिक्षक बनने वाले सभी उन लोगों को एक बधाई देता हूँ कि उन्होंने शिक्षक बनने का निर्णय किया। एक बहुत बड़ा दायित्व उन्होंने लिया है और वो जैसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि केवल एक प्रकाशित मोमबत्ती ही दूसरी मोमबत्ती को प्रकाशित कर सकती है। निरंतर 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 वो अध्ययन करते रहें, क्योंकि यह कहा गया है कि टीचर इज ए टीचर so long he is a student. He ceases to be a teacher the moment he ceases to be a student. Very well said, तो sir. जीवन में शिक्षक का एक तो क्या है कि विद्यार्थी की परीक्षा तो साल में 1-2 बार होती है और शिक्षक की परीक्षा तो हर घंटे में होती है। एक घंटे से दूसरे घंटे में जाता है तो वो उसका एक इम्तिहान होता है। उसके बच्चे उसे नंबर देते हैं, अपने मन में मूल्यांकन करते हैं। तो अगर हम इसी भावना से देखें कि भाई हमारा अभी परीक्षण हो रहा है और वो परीक्षण हमारे अधिकारियों के द्वारा नहीं, वो हमारे विद्यार्थियों के द्वारा हो रहा है और विद्यार्थी भी बहुत सावधान हैं आज। तो वो आप जो कुछ उसे देना चाहते हैं वो आपसे लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन यह है कि शिक्षकों को इसमें बहुत कठोर परिश्रम करना होगा। मैं सभी शिक्षकों को प्रणाम करते हुए उनके गुरुत्व को, उनके गुरुत्वाकर्षण को भी प्रणाम करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस देश में मैं जो आपसे कह रहा था कि विश्व गुरु बनने की संभावनाएं तब और केवल तब बन सकती हैं जो हमारे देश का प्रत्येक शिक्षक अपने आप में समर्थ गुरु बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस प्रेरक उद्बोधन के लिए और निश्चित रूप से ही हम सभी शिक्षक आपके द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलेंगे और अनुपालन करेंगे आपके जो निर्देश हैं उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षकों की ओर से आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशीष।